सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं सुनीता नारायण के बारे में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 16 सुनीता नारायण एक पर्यावरणविद। प्रस्तुत पाठ एक पर्यावरणविद सुनीता नारायण के विषय में है। तो बच्चों, पर्यावरणविद हम कहते हैं जो कि पर्यावरण को जानने वाला हो, यानी कि हमारे पर्यावरण क्या होता है, हमारे आसपास का वातावरण, हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। और उसका जो ज्ञाता है, उसमें जो विद्वता हासिल कर लेता है, उसको पर्यावरणविद कहा जाता है, जिसको पर्यावरण से संबंधित सारी जानकारी होती है। तो चलिए पढ़ते हैं। सुनीता नारायण एक भारतीय पर्यावरणविद और राजनीतिक कार्यकर्त्री होने के साथ साथ सतत विकास की हरित अवधारणा की एक प्रमुख प्रस्तावक हैं। तो कौन है बच्चों? जो सुनीता नारायण हैं वो भारत की एक पर्यावरणविद भी हैं, पर्यावरण की ज्ञाता हैं, पर्यावरण की विद्वान हैं, साथ साथ वो राजनीति में भी कार्य करने वाली हैं। इसके साथ साथ वो जो सतत विकास यानी कि जो निरंतर विकास की जो हरित अवधारणा चल रही है, यानी कि चारों तरफ हरित अवधारणा क्या होती है कि चारों तरफ वृक्ष लगाए जाएं, हरियाली पूर्ण वातावरण हो, वृक्षों को ना काटा जाए, उसकी एक प्रमुख प्रस्तावक है। मतलब हम उसको कह सकते हैं कि उसको प्रस्तुत करने वाली, इस अवधारणा को प्रस्तुत करने वाली हैं, इस प्रस्तावना का विस्तार प्रचार करने वाली हैं। नारायण भारत स्थित विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के अनुसंधान संस्थान की महानिदेशिका, सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल कम्युनिकेशंस की निर्देशिका और पाक्षिका पत्रिका डाउन टू अर्थ की संपादिका है। तो बच्चों, इसके साथ साथ ये क्या करती हैं, इन्हें भारत में जो स्थित विज्ञान और पर्यावरण केंद्र में जो अनुसंधान, जहां पर खोजें की जाती है पर्यावरण से संबंधित, उस संस्थान की ये महानिदेशिका हैं। सोसाइटी फॉर एनवायरमेंटल कम्युनिकेशंस की ये निर्देशिका हैं। और पाक्षिक पत्रिका यानी कि जो 15-15 दिन के हिसाब से जो पत्रिका आती है, उसमें एक पत्रिका है जिसका नाम है डाउन टू अर्थ, उसकी ये संपादिका भी है, मतलब उसका संपादन करने वाली हैं। 2016 में नारायण को टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया था। तो बच्चों, एक पत्रिका आती है टाइम मैगजीन, जिसमें प्रभावशाली लोगों की, जो जिनका पूरे और लोगों पर प्रभाव पड़ता है, पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है, 100 नामों की जो लिस्ट तैयार की जाती है, सूची तैयार जो की जाती है, उसमें आती हैं ये। 2016 में ये उसमें आई थी। वे वृत्त चित्र बिफोर द फ्लड 2016 में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ दिखाई दी, जिसमें भारत में मानसून पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और यह किसानों को कैसे प्रभावित करता है, इस पर चर्चा की गई थी। तो एक वृत्त चित्र दिखाया गया था, मतलब इसका नाम था बिफोर द वर्ल्ड, मतलब ये उसके एक जो फ्लड, मतलब यानी कि जो फ्लड कहते हैं बच्चों बाढ़, जब बाढ़ आ गई थी तो उसके बारे में जो एक वृत्त चित्र दिखाया गया था, उसमें ये एक और है पर्यावरणविद लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ इन्होंने दिखाई दी थी उस वृत्त चित्र में। और इन्होंने क्या करा था, उस पर चर्चा की थी, किस बारे में, भारत में मानसून पर जो जलवायु में परिवर्तन आता है, जो पर्यावरण पर जो उसका प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में, और वे किसानों को कैसे प्रभावित करता है, इस बारे में बताया गया था। सुनीता नारायण का जन्म 1961 में नई दिल्ली में हुआ था और वह 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। तो बच्चों, इनका जो जन्म हुआ है ना, वो हुआ है दिल्ली में सन 1961 में। ये कुल मिलाकर 4 बहनें हैं और उसमें ये सुनीता नारायण जो है सबसे बड़ी हैं। उनके पिता राज नारायण, जिनकी मृत्यु तब हो गई जब नारायण 8 वर्ष की थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने हस्तशिल्प व्यवसाय स्थापित किया। तो उनके पिता का नाम राज नारायण था और जब ये 8 साल की थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने हस्तशिल्प का व्यवसाय, मतलब हस्तशिल्प का वो कार्य करते थे। हस्तशिल्प मतलब जो हाथ से वस्तुएं बनाई जाती हैं। उनकी मां उषा नारायण ने व्यवसाय संभाला और भाई बहनों का पालन पोषण किया। उनके जो मां थी, उसके बाद इनके पिता की मृत्यु के बाद इनके मां ने ही सारे काम को संभाला है और अपने बच्चों का भी पालन पोषण किया, बहुत अच्छे से किया। व्यवसाय में से होने वाली आय से परिवार को आरामदायक जीवन शैली मिलती थी।
इनका जो व्यवसाय था उससे जो भी आमदनी होती थी उसी आराम से अपना जीवन जीती थी, मतलब इनका परिवार आराम से गुजारा करता था। 1979 में सुनीता नारायण छात्र विरोधी लॉगिंग कार्यकर्ता समूह कल्प वृक्ष में शामिल हो गई। उन्होंने स्मिथसोनियन पत्रिका के मार्शेलो रॉसी को बताया कि इससे उन्हें जीवन में एक नई दिशा मिली, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि मुख्य बात पेड़ नहीं थे बल्कि उन पेड़ों पर लोगों के अधिकार थे। तो एक छात्रों का एक विरोधी लॉगिंग था जो कि पेड़ों से संबंधित कार्य करता था, जिसका नाम था कल्प वृक्ष। ये शामिल हो गई थी 1980 में। उन्होंने एक पत्रिका थी जिसका नाम था स्मिथसोनियन, ठीक है। उस पत्रिका के जो संपादक थे मार्सेलो रॉशी, उनको इन्होंने बताया कि इसके माध्यम से ही उनके जीवन को एक नई दिशा मिली है और उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि जो हम वृक्षों के लिए काम करते हैं उसमें हमारे जो मुख्य जो हमारा लक्ष्य है वो पेड़ नहीं है बल्कि पेड़ों पर लोगों का अधिकार है, कि किस प्रकार से पेड़ हमारे लिए कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार से लोगों का उन पर अधिकार होता है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय 1980-83 से पत्राचार द्वारा स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इस कार्य के साथ साथ ही उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1980-83 के बीच क्या करा, पत्राचार के माध्यम से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन इन्होंने पूरा कर लिया, क्योंकि इनको अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया था। इनके जीवन का लक्ष्य मतलब ये जानती थी कि इन्हें पर्यावरण से इनका शुरू से ही लगाव रहा था और ये जानती थी कि इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में ही कार्य करना है। तभी तो ये कि जो लोग पेड़ काट रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मतलब पेड़ मुख्य मुद्दा नहीं है, मतलब कि लोग जो पेड़ों पर अपना अधिकार जमाते हैं वो वाली बात पर इन्होंने ध्यान दिया। नारायण ने दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र रहते हुए ही भारत के पहले पर्यावरण गैर सरकारी संगठनों में से एक सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के साथ काम करना शुरू किया और संस्थापक अनिल अग्रवाल के साथ काम किया। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर रही थी और वहां पर ये क्या थी, वहां की छात्रा थी। तो उस विश्वविद्यालय की छात्रा रहते हुए इन्होंने जो गैर सरकारी संगठन होते हैं बहुत सारे जो हमारे देश के पर्यावरण के लिए काम करते हैं, तो उसमें से ही एक था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। और उसका जो संस्थापना की थी उनका नाम था अनिल अग्रवाल, उनके साथ ही काम करती रही। नारायण 1993 में CSC की उप निदेशिका बनी और 2000 में उन्हें निदेशिका के रूप में नियुक्त किया गया। सुनीता नारायण 1993 में CSC की जो एक संस्थान ही है उसकी उपनिदेशिका और 2000 में उसकी निदेशिका बन गई। मतलब पूरा कार्य इनके हिसाब से चलता था, इनके निर्देश पर चलता था वहां। नारायण जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक सहमति का पालन करते हुए जलवायु संकट के लिए पश्चिमी देशों की जीवाश्म ईंधन आधारित अर्थव्यवस्थाओं को जिम्मेदार मानती है और इस बात की वकालत करती है कि भारत को आर्थिक विकास के लिए वैकल्पिक मार्ग तलाशना चाहिए। तो क्या कहती है वो कि जलवायु में जो परिवर्तन आ रहा है, आप भी देख रहे हैं क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं हमारे, कि कोई समय निश्चित नहीं रह गया है गर्मी सर्दी का। गर्मी में जरूरत से ज्यादा गर्मी और सर्दी में जरूरत से ज्यादा सर्दी पड़ने लगी है। तो उन्होंने इस वैज्ञानिक तर्क का तो पर सहमति तो जताई ही, साथ ही साथ जो पश्चिमी के देश है वहां पर जीवाश्म ईंधन पर जो आधारित जो अर्थव्यवस्था है उसको इसके लिए जिम्मेदार माना और इस बात के लिए कहा कि अगर भारत अपना आर्थिक विकास करना चाहता है, मतलब वो क्या बनना चाहता है, एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, तो उसके को अलग सा विकल्प तलाशना होगा। मतलब उसे अपने विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ों का उपयोग नहीं करना है, पेड़ों को नहीं काटना है, बल्कि दूसरा मार्ग अपनाना है। उनके नेतृत्व में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कोक और पेप्सी जैसे अमेरिकी ब्रांडों के शीतल पेय में मौजूद कीटनाशकों के उच्च स्तर का खुलासा किया। तो उन्हीं का ये नेतृत्व था कि जो हमारे देश का एक संस्थान है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट,
उसने क्या किया, जो कोक और पेप्सी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अमेरिकी हैं, उनके जो वो ठंडा शीतल शीतल पे यानी कि ठंडा जो पदार्थ वो जो बेचते हैं, उसके के अंदर उन्होंने पाया कि कीटनाशक बहुत ऊंचे स्तर पर पाए जाते हैं। ये बात उन्होंने सबको बताई। 2012 में उन्होंने 7वीं स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट एक्सटेट्रा मैटर्स शहरी भारत की जल आपूर्ति और प्रदूषण का विश्लेषण किया। 2012 में भी उन्होंने अपनी 7वीं जो स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट रिपोर्ट जो प्रस्तुत की, उसमें उन्होंने बताया कि एक्सटेट्रा मैट्रस यानी कि भारत शहरी भारत की भारत के जो शहर हैं उसमें जल की आपूर्ति किस प्रकार से की जाती है और उसमें कितना क्या होता है, प्रदूषण पाया जाता है, कितनी गंदगी पाई जाती है। उपन्यासकार अमिताभ घोष ने टाइम के लिए लिखा है कि 1991 में उनके द्वारा सह लिखित एक पेपर आज भी वैश्विक जलवायु न्याय आंदोलन का मूलभूत चार्टर बना हुआ है। नारायण ने भी लगातार उस तरह के विशिष्ट संरक्षणवाद का विरोध किया जो पर्यावरण को दोष देता है। तो बहुत चर्चित उपन्यासकार हैं अमिताभ घोष। उन्होंने बताया, टाइम मैगजीन के लिए उन्होंने अपना एक लिखा, उसमें बताया कि 1991 में और में उनके साथ नारायण ने एक पेपर मतलब एक लेख लिखा था, उसमें बताया था कि वैश्विक पूरे संसार की जो जलवायु है उसमें किस प्रकार से संतुलन हो। और ये आंदोलन मतलब उसके लिए उन्होंने जो चीज प्रस्तुत की वो आज भी अपनाते हैं लोग, वो भी आज मूलभूत चार्टर बना हुआ है, मतलब वो भी उस लेख के माध्यम से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। और नारायण ने लगातार जो विशिष्ट प्रकार का जो संरक्षण है, संरक्षणवाद कि किस प्रकार से चीजों को बचाया जाए, किस प्रकार से ना बचाया जाए, वो जो बताता है, जो कि पर्यावरण को हर चीज का दोषी मानता है, उसका विरोध किया है। नारायण ने पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और भोजन की आदतों को संशोधित करने के जैसे उपायों के लिए प्राथमिकता की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की। नारायण संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रसार के लिए संभावित ट्रिगर के रूप में फैक्ट्री खेती, वायु प्रदूषण, उचित स्वच्छता और स्वच्छ पानी तक पहुंच की कमी जैसे पर्यावरण मुद्दों को हवाला देती हैं। तो जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र है, मतलब कि किस प्रकार से कार्य हो, मतलब पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है बच्चों कि एक चीज होती है उसके आधार पर दूसरी चीज होती है, पूरे पर जो हमारी प्रकृति है उस तंत्र के हिसाब से चलती है। तो उन्होंने कि किस प्रकार से इस तंत्र की रक्षा की जाए। क्या होता है, जैसे कि छोटा जीव उससे छोटे जीव को खाएगा, फिर वो बड़े का भोजन बनेगा, तो इस प्रकार से हमारा तंत्र एक चलता रहता है। तो उसमें कि उसकी रक्षा तो की, उसके से संबंधित इन्होंने उपाय भी बताया कि मनुष्य का जो भोजन करता है या कोई भी कार्य करता है कि उसमें किस प्रकार से संशोधित करने की आवश्यकता है, उसमें सुधार की कैसे आवश्यकता है कि, और वो हम समझ नहीं पाते, उसको हम कम करते हैं, उसकी प्राथमिकता हम नहीं मानते। इस बारे में उन्होंने बहुत चिंता जताई है। और जो हमारे देश में लगातार जो संक्रामक रोग, जो छुआछूत की जो बीमारियां जो बढ़ रही हैं, तो उसके लिए क्या करा है कि जो फैक्ट्री खेती की जा रही है आजकल, वायु में प्रदूषण जो फैल रहा है, सही से साफ सफाई नहीं रखी जाती, स्वच्छ पानी नहीं मिलता, बहुत सारे पर्यावरण से संबंधित जो विषय है उसका उन्होंने इसको कारण माना है। 2004 में नारायण को पर्यावरण संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में लाने के लिए उत्कृष्ट महिला पीडिया पर्सन का चमेली देवी जैन पुरस्कार मिला। तो 2004 में इन्हें चमेली देवी पुरस्कार दिया गया, किस लिए, क्योंकि इन्होंने पर्यावरण से संबंधित जितने भी विषय हैं उसको, जो हमारे देश की मुख्य धारा है, मतलब जिस पर विचार होना चाहिए, जिस पर कार्य होना चाहिए, वो उन्होंने उसको सबके सामने लाई उन मुद्दों को, इसीलिए इन्हें उत्कृष्ट महिला सम्मान मीडिया पर्सन से नवाजा गया है। अगले वर्ष 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उनके नेतृत्व में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में इन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिला भारत सरकार की तरफ से, और उनके ही नेतृत्व में जो भारत का विज्ञान और पर्यावरण का जो केंद्र है उसको स्टॉकहोम जल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 2009 में कोलकाता
विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की गई और उसी वर्ष श्री राजा लक्ष्मी फाउंडेशन चेन्नई द्वारा राजा लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों 2009 में इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की और इसी साल राजा लक्ष्मी फाउंडेशन द्वारा, जो कि चेन्नई में स्थित है, मद्रास में स्थित है, वहां से इन्हें राजा लक्ष्मी पुरस्कार भी मिला। 2016 में नारायण को टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया था और उन्हें इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशंस रिसर्च क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशंस रिसर्च इन एक्शन अवार्ड मिला। तो इन्हें प्रभावशाली लोगों की सूची में तो शामिल किया ही गया था, जो सबसे प्रभावशाली 100 व्यक्ति होते हैं। इसके अलावा इन्हें ये अवार्ड भी मिला। कौन सा अवार्ड है, जो है कहां से मिला इन्हें? इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन रिसर्च क्लाइमेट चेंज कम्युनिकेशन रिसर्च इन एक्शन अवार्ड मिला इन्हें। तो वह एडिनबर्ग मेडल प्राप्त करता थी, तो इन्हें एडिनबर्ग जो एक देश है वहां से भी इन्हें मेडल मिला था। 2020 में नारायण को लॉजेन विश्वविद्यालय और अल्बर्टा विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। तो जो 2020 में इन्हें कौन कौन सी उपाधि मिली है? लॉजेन विश्वविद्यालय से मिली है तो, और अल्बर्टा विश्वविद्यालय, इन दोनों विश्वविद्यालयों से मानद मतलब बहुत सम्मानीय डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली है। तो ये थी हमारी सुनीता नारायण, जिन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत सारे कार्य किए। आशा करती हूँ पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। पर्यावरणविद, पर्यावरण विज्ञानी, प्रस्तावक, प्रस्तुत करने वाली, हस्तशिल्प, हाथ से बनी वस्तुएं, नियुक्त, चुनना, मुद्दों, विषयों। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। सुनीता नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? मेरठ, नई दिल्ली, नोएडा। तो इनका जन्म हुआ था बच्चों कहाँ? नई दिल्ली। सुनीता के पिता कौन थे? व्यवसायी, व्यापारी, स्वतंत्रता सेनानी। तो बच्चों जो उनके पिता थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। नारायण CSE की उपनिदेशिका कब बनी? 1992 में, 1993 में, 1994 में। तो ये बनी थी 1993 में। नेक्स्ट है सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों में सही गलत बताना है। करते हैं। नंबर 1, सुनीता डाउन टू अर्थ पत्रिका की निदेशिका है। बिल्कुल सही। सुनीता का जन्म 1961 में हुआ है। बिल्कुल सही। नारायण ने अनिल वर्मा के साथ काम करना शुरू किया। बिल्कुल सही। नारायण को राजा लक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी सही है। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना हमारे देश की एक पर्यावरणविद सुनीता नारायण के बारे में। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।